गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता पर। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 9 जो कि है उपसय सूचक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहले ये बात ध्यान रखने की है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या कहता है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल, जैसे मैंने यहां पे इसको एम से लिखा है, सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड के मध्य किसी प्रकार का सहसंयोजक या उपसय सूचक बंध ना होकर आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध के बारे में आप जानते हैं, विपरीत आवेशित आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो धनायन जब ऋणायन के पास आता है तो धनायन ऋणायन के मध्य एक विद्युत आकर्षण बल होता है और इसी विद्युत आकर्षण बल को हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी विपरीत आवेशित आयनों के मध्य पाए जाने वाला विद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल है उसको धनावेशित कण मानता है और लिगेंड को ये ऋणावेशित कण मानता है। और जब ये धनावेशित केंद्रीय धातु परमाणु और ऋणावेशित लिगेंड यानी कि ऋणावेशित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु जो है जिस पर धनावेश है इसको अप्रोच करती है तो इनके मध्य एक विद्युत आकर्षण बल होता है जिससे केंद्रीय धातु और लिगेंड परस्पर बंधित रहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु और लिगेंड, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के मध्य किसी प्रकार का सहसंयोजक या उपसहसंयोजक कोवलेंट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड न होकर आयनिक बंध पाया जाता है। अब ये सिद्धांत ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल है, यानी ये सिद्धांत केंद्रीय धातु को धनावेशित कण की तरह मानता है। क्या बोला मैंने? ये सिद्धांत केंद्रीय धातु को, सेंट्रल मेटल को धनावेशित कण की तरह मानता है और लिगेंड को ऋणावेशित कण की तरह मानता है। और जब ये ऋणावेशित लिगेंड धनावेशित धातु के संपर्क में आती है तो दोनों के मध्य एक विद्युत आकर्षण बल द्वारा धातु और लिगेंड परस्पर एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं। और यही कंसेप्ट हमारा आयनिक बॉन्ड का है। तो सरल शब्दों में जैसा बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है हमारी 12th क्लास के सिलेबस में, वो एक तो अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमारे सिलेबस में है और चतुष्फलकीय संकुलों यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझेंगे। और इसमें ये जो टॉपिक है, जैसा बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन, ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अष्टफलकीय संकुलों, जैसा बोर्ड में मैंने लिखा है, अष्टफलकीय संकुलों के बनते समय, अष्टफलकीय संकुल क्या होता है? जैसा आपको पता है कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो शेप होती है, उसकी आकृति होती है, वो इस प्रकार होती है। यानी कि इसमें 6 लिगेंड्स जो होती हैं वो मेटल आयन के, धातु आयन के, केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएगी। यहां मैंने लिखा है M और N+ का मतलब है इस धातु पर उपस्थित आवेश। तो जब कोई अष्टफलकीय संकुल बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो 6 लिगेंड, अब 2 लिगेंड जो हैं वो, अगर मैं इस अक्ष को x अक्ष मानता हूं और इस अक्ष को y अक्ष मानूं और इस अक्ष को
ये जो ऊपर की तरफ है वास्तव में ये यूं ऊपर है, एक कक्षक ऊपर और एक नीचे। तो इसे अगर मैं z अक्ष मानूं तो दो लिगेंड, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दो लिगेंड x अक्ष से केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएगी, एक इस दिशा से और एक इस दिशा से। यहां पे L जो है, L का मतलब है लिगेंड। तो दो लिगेंड x अक्ष के ऊपर से केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएंगी, यानी कि इसको अप्रोच करेंगी, इसके समीप आएंगी। दो लिगेंड, ये y अक्ष है, तो दो लिगेंड y अक्ष से केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएंगी और दो लिगेंड z अक्ष के ऊपर से केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएंगी। तो यहां हमें एक बात जो ध्यान रखनी है, अष्टफलकीय संकुलों के बनते समय लिगेंड x, y व z अक्षों के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आती हैं। अब यहां अक्षों के अनुदिश का क्या अर्थ है? देखिए, अक्ष के अनुदिश का मतलब है जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और इसके ऊपर बोर्ड पे तो हमने यूं ही दिखाया, वैसे वो अक्ष यूं है, इस प्रकार है, इस तरीके से z अक्ष है। तो ये जो z अक्ष है, इसके ऊपर से लिगेंड इस अक्ष के अनुदिश, यानी जस्ट इसके ऊपर से लिगेंड x अक्ष के अनुदिश, एक इस दिशा से एक इस दिशा से, और y अक्ष के अनुदिश अक्ष के ऊपर से लिगेंड धातु आयन को अप्रोच करेगी और z अक्ष के बिल्कुल ऊपर से लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आएगी। तो ये मतलब है अक्ष के अनुदिश लिगेंड। तो अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में जो आती है, उसके समीप आती है, वो अक्ष के ऊपर से आती है। तो x अक्ष के ऊपर से दो लिगेंड, एक इधर से एक इधर से आएगी। ये y अक्ष है, तो y अक्ष के ऊपर से दो लिगेंड बल्कि अक्ष के ऊपर से अक्ष के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन को अप्रोच करेगी, सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेगी। और z एक्सिस के अलोंग, यानी z अक्ष के अनुदिश भी दो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आएंगे, यानी कुल 6 लिगेंड होंगे। अब देखिए, जब लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आती है तो इससे क्या होता है, जो d कक्षिके हैं, d में आपको पता ही होगा, d उपकोष जो होता है, d सबशेल जो होता है, उसमें 5 d कक्षिकें होती हैं। तो d उपकोष में 1 2 3 4 5, और पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और समान ऊर्जा की इन कक्षकों को समभ्रंश कक्षकें कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं समभ्रंश कक्षकें, यानी ऐसी कक्षकें जिनकी ऊर्जा समान होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षकें, इंग्लिश में डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहले जब धातु आयन आइसोलेटेड था, विलगित था, यानी लिगेंड धातु आयन को अप्रोच नहीं कर रही थी, लिगेंड धातु आयन के संपर्क में नहीं आ रही थी, तब इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान थी, बराबर थी। लेकिन जैसे ही लिगेंड अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आती है, उसके समीप आती है, तो अब इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो मैंने यहां पे लिखा है, सबसे पहली बात, अष्टफलकीय संकुल के बनते समय आपको ध्यान रखना है, लिगेंड x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के ऊपर से या इन अक्षों के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन के समीप जाती है। इससे क्या होता है, डी कक्षकें जो है, पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और ये डी कक्षकें ऊर्जा युक्त दो तलों में विभाजित हो जाती हैं या विपाटित हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। दो एनर्जी लेवल्स में ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। क्यों होती है, इसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होती है। इसमें निम्न ऊर्जा की जो कक्षकें होती है, 3 कक्षकें होती हैं, dxy, dyz और dxz।
इन्हें T2G कक्षीय कहा जाता है। तो ये लोअर एनर्जीज की जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी ऊर्जा कम हो जाती है, उन्हें T2G ऑर्बिटल्स कहा जाता है। स्मॉल t और उसके नीचे 2G लिख दिया जाता है। T2G कक्षीय 3 d कक्षीय इसमें होंगी, dxy, dyz और dxz। और जो 2 कक्षीय हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन कक्षकों की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें Eg कक्षीय कहा जाता है। यानी d कक्षकें 2 एनर्जी लेवल्स में विपाटित हो जाती हैं। d कक्षकें ऊर्जा युक्त 2 तलों में विपाटित हो जाती हैं। निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें कहलाती हैं। 3 कक्षकें होती हैं इसमें, dxy, dyz और dxz। और उच्च ऊर्जा की जो 2 कक्षकें होती हैं, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, इन्हें Eg कक्षकें कहा जाता है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में जब ये लिगेंड अक्ष के ऊपर या अक्ष के अनुदिश आती है, तो इस धातु आयन की जो ये d कक्षकें हैं वो ऊर्जा युक्त 2 तलों में विपाटित क्यों हो जाती हैं। तो इसके बाद हम ये समझेंगे कि अष्टफलकीय संकुल के बनते समय जब लिगेंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अष्टफलकीय संकुल के बनते समय जब लिगेंड x अक्ष, ये x अक्ष है, x अक्ष के अनुदिश ये 2 लिगेंड धातु आयन के समीप जा रही हैं, ये y अक्ष है, y अक्ष के अनुदिश ये 2 लिगेंड धातु आयन के पास जा रही हैं, और ये z अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर से या इस अक्ष के अनुदिश एक लिगेंड इधर से और एक लिगेंड इधर से धातु आयन के पास जा रही है। तो जब लिगेंड XYZ, x, y और z अक्षों के अनुदिश अक्ष के ऊपर से धातु आयन के समीप जाती है, यानी सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड अप्रोच करती है, तो d कक्षकें जो हैं, जो पहले 5 d कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल समान थी, ये d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, dxy आपको पता ही होगा 5 d कक्षकें होती हैं, dxy, dyz, dxz, एक dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये पांचों पहले इनकी ऊर्जा समान थी जब ये धातु आयन विलगित अवस्था में था, आइसोलेट था, यानी लिगेंड इसके समीप नहीं गई थी, धातु आयन बिल्कुल सेपरेट था, अलग था। तब इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान थी, लेकिन जैसे ही ये लिगेंड x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश धातु आयन को के अप्रोच करती है, धातु आयन को अप्रोच करती हैं या उनके समीप जाती हैं, तो ये डी कक्षकें ऊर्जा युक्त 2 तलों में विपाटित हो जाती हैं। यानी 3 डी कक्षकें जो हैं, कौन कौन सी, dxy, dyz, dxz, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इन्हें लोअर एनर्जी निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें कहा जाता है। और ये जो 2 डी कक्षकें हैं, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, इन्हें हम उच्च ऊर्जा की Tg कक्षकें कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि dxy इस कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो जैसा आप जानते हैं, कोई भी डी कक्षक हो उसकी आकृति डबल डंबल शेप होती है, द्विडंबलाकार। तो dxy जो है, इसमें x अक्ष मैंने माना है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो dxy कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्षों के बीच में होती है, अक्षों के मध्य स्थित होती है। ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि dxy जो कक्षक है उसमें ये आप देख रहे हैं पूरा डंबल है, ये अक्ष x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा इन दोनों अक्षों के बीच में, ये x अक्ष है, ये y है, तो x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, इसके बीच में डंबल आ गया एक। और इसी प्रकार ये x अक्ष है, सॉरी ये x अक्ष है और ये y है, तो एक डंबल इधर xy के बीच में और एक इधर xy के बीच में होगा। तो dxy में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में होगा। कौन सी अक्षों के बीच में होगा?
एक्स और वाई के बीच में। अब डी वाई जेड को देखते हैं। तो इसी प्रकार डी वाई जेड कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व वाई और जेड अक्षों के बीच में होगा। एक बार मैं इस अक्ष को वाई अक्ष मान लेता हूं और इसको जेड मान लेता हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वाई और जेड के बीच में, एक डंबल इधर और एक वाई और जेड के बीच में इधर, यानी कि इस प्रकार से इस कक्षक की आकृति होती है। तो आपने देखा dxy में भी इलेक्ट्रॉन घनत्व x और y अक्ष के बीच में है, dyz में y और z के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और इसी प्रकार dxz जो कक्षक होती है, dxz ऑर्बिटल, इस बार मैं इस एक्सिस को x मान रहा हूं और इसको z एक्सिस मान रहा हूं। तो जो कक्षक होती है कौन सी, dxz, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व x और z एक्सिस के बीच में होगा। इस प्रकार से जैसे ये x है, ये z है, तो x और z के बीच में डंबल आएगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स होती हैं, 3d कक्षकें होती हैं, कौन कौन सी, dxy, dyz और dxz, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में होता है। यानी इन दीज d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिचुएटेड बिटवीन द एक्सिस। xy के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो आप इसे dxy कहेंगे। dyz में y और z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और dxz में x और z कक्षकों के बीच में मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। अब ये जो दो d कक्षकें हैं, कौन सी, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में ना होकर अक्ष के ऊपर होता है, जिसे हम कहते हैं अक्ष के ऊपर का मतलब अक्ष के अनुदिश। जैसे ये x अक्ष है तो एक डंबल इस x अक्ष के ऊपर होगा, ये देखिए अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, बिल्कुल अक्ष के ऊपर, और एक डंबल y अक्ष के ऊपर होगा। तो यानी कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन घनत्व x और y अक्ष के अनुदिश होता है, x अक्ष के ऊपर और y अक्ष के ऊपर होता है। और पांचवी जो d ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसकी थोड़ी आकृति अन्य 4d कक्षकों से बिल्कुल अलग होती है। इसमें एक डंबल, इस एक्सिस को मैं z एक्सिस मान लेता हूं, तो एक डंबल तो पूर्णतः z अक्ष के अनुदिश होता है और एक डंबल जो है वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये z एक्सिस है, एक डंबल बिल्कुल इसके ऊपर है और एक डंबल इसके चारों तरफ गोलाकार आकृति में इस प्रकार से घूम जाता है, इस प्रकार से। तो डोनट टाइप इसकी शेप होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि इस डी कक्षक की जो आकृति है dz स्क्वायर की, वो अन्य डी कक्षकों से भिन्न होती है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस डी कक्षक में भी अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व z अक्ष के ऊपर है, यानी z अक्ष के अनुदिश है। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि जब लिगेंड अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के ऊपर से लिगेंड आ रही है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। y अक्ष के अनुदिश लिगेंड आ रही है, एक इधर से और एक इधर से, और z अक्ष के अनुदिश एक लिगेंड यहां से और एक लिगेंड यहां से धातु आयन के समीप जा रही है। अब आपको पता है कक्षक क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। कक्षक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। और लिगेंड को यह सिद्धांत क्या मानता है, ऋणावेशित कण की तरह मानता है। तो जब अष्टफलकीय संकुल बनेगा, जब अष्टफलकीय संकुल बनेगा तो लिगेंड अक्ष के ऊपर से आएगी, एक्स अक्ष के ऊपर से दो लिगेंड, वाई अक्ष के ऊपर से दो लिगेंड धातु आयन के समीप आएंगी, और जेड अक्ष के ऊपर से दो लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आएंगे। तो ये जो कक्षक है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व x अक्ष के ऊपर है और y अक्ष के ऊपर है। हमारी x अक्ष कौन सी है, ये x अक्ष है।
तो धातु आयन की ये जो dx2y² होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व x अक्ष के ऊपर होगा, ये मैंने यहां बना दिया है, x अक्ष के ऊपर आ गया इलेक्ट्रॉन घनत्व, और ये y अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया। ये y अक्ष है, देखिए इसके ऊपर। तो ये जो मैंने यहां पर शेप ड्रॉ की है, आकृति बनाई है, कौन सी डी कक्षक की बनाई है? dx2y²। x अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व जा रहा है और ये y अक्ष के ऊपर यहां पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? आपको पता है नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। और लिगेंड पर कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। और लिगेंड अक्ष के ऊपर से, ये बात ध्यान देने की है, लिगेंड अक्ष के ऊपर से, अक्ष के अनुदिश धातु आयन के समीप जारी है और अक्ष के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व है। एक्स अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व और वाई अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी डी कक्षक में होता है? dx2y²। तो आप सोच सकते हैं लिगेंड भी अक्ष के ऊपर से ही धातु आयन के पास जारी है और ये x अक्ष के अनुदिश दो लिगेंड जाएंगी, y अक्ष के अनुदिश जाएंगी। तो लिगेंड इस डी कक्षक के बिल्कुल संपर्क में आएगी क्योंकि लिगेंड के बिल्कुल मार्ग में पड़ेगी ये डी कक्षक। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज लिगेंड के नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। और हमेशा याद रखिए प्रतिकर्षण से ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये लिगेंड अक्ष के अनुदिश क्योंकि धातु आयन के समीप जा रही है, अक्ष के ऊपर से जा रही है और अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व x और y अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व है कौन सी डी कक्षक में? dx2y²। तो ये लिगेंड dx2y² लिगेंड यानी x अक्ष जो है और y अक्ष से जो लिगेंड जाएंगी तो उनके मार्ग में ये डी कक्षक आएगी और वो लिगेंड से बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित होगी और इसी कारण dx2y² कक्षक की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार ये z अक्ष है और z अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉन घनत्व, z अक्ष के ऊपर अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी डी कक्षक में है? dz²। ये z अक्ष पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है, हालांकि एक लोब घूम जाता है लेकिन फिर भी मुख्यतः इलेक्ट्रॉन घनत्व dz² में कौन सी अक्ष के ऊपर रहता है? dz² में, z के ऊपर। तो z अक्ष के ऊपर से जो लिगेंड आएंगी वो बिल्कुल dz² कक्षक के मार्ग में आएंगी। इसलिए ये जो कक्षक है dz² लिगेंड से बहुत अधिक प्रतिकर्षित होगी और इसी कारण ये जो दो डी कक्षकें हैं dx2y² और dz², ये बिल्कुल लिगेंड के मार्ग में आएंगे। तो इसलिए ये लिगेंड द्वारा बहुत अधिक प्रतिकर्षित होंगी और इसीलिए इन दो डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और उच्च ऊर्जा की ये डी कक्षकें हो जाती हैं और इन्हें हम ईजी कक्षकें कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि dx2y² और dz² कक्षकें लिगेंड के बिल्कुल मार्ग में आती हैं, जिससे लिगेंड द्वारा बहुत अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है dxy, dyz और dxz कक्षकों की कि इन डी कक्षकों की ऊर्जा कम क्यों हो जाती है। तो देखिए उसका सीधा सा कारण है। कारण क्या है कि इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के ऊपर नहीं है। एक बार इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। तो ये जो तीन डी कक्षकें हैं कौन कौन सी? dxy, dyz और dxz। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में है, xy अक्षों के बीच में। तो यहां पर जैसे हमारी ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो लिगेंड अक्ष के ऊपर से धातु आयन के समीप पहुंच रही है और जबकि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में है। जैसे ये x अक्ष है और y है तो x और y के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा इस प्रकार से। और इसी प्रकार यहां पे आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो x और y एक्सिस के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। तो क्योंकि लिगेंड अक्षों के बीच में से नहीं आ रही है, अक्ष के ऊपर से आ रही है धातु आयन के संपर्क में, तो इसलिए ये डी कक्षकें लिगेंड के मार्ग में नहीं पड़ेंगी।
क्योंकि ये अक्ष के ऊपर से आ रही हैं, तो अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व जिन डी कक्षकों में होगा dx² y² और dz² में, तो ये बिल्कुल लिगेंड के मार्ग में आएंगी, लिगेंड द्वारा बहुत अधिक प्रतिकर्षित होंगी और इसी कारण इन डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और इन्हें ईजी कक्षकें कहा जाता है। ये डी कक्षकें dxy, dyz और dxz, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में है और लिगेंड अक्ष के बीच में से नहीं आ रही है, अक्ष के ऊपर से आ रही है, इसलिए लिगेंड द्वारा बहुत कम प्रतिकर्षित होंगी और इसीलिए इन डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये बात मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आती है तो दो डी कक्षकें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के ऊपर होता है, उनकी ऊर्जा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के ऊपर है और लिगेंड भी अक्ष के ऊपर से ही धातु आयन के संपर्क में आती है, तो लिगेंड का ऋणावेश नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, जिससे इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब इनमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है उसको हम एक डायग्राम बना के आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए, इसके बाद अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन, जैसा कि आपको मैंने समझाया कि जब केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आती है, तो जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो लिगेंड एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश धातु आयन के संपर्क में आती है और इससे क्या होता है, डी कक्षकें ऊर्जा युक्त दो तलों में विपाटित हो जाती हैं। तो उसको दिखाने वाला एक लाइन डायग्राम या आरेख हमने बना रखा है। यहां मैंने लिखा है, ये चित्र है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को इसमें दर्शाया गया है। एक बार इसको समझते हैं हम। देखिए, यहां लिखा है ई का मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ एरो का साइन है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो यहां सबसे पहले लिखा गया है डी कक्षकें। तो आप देख रहे हैं पांचों डी कक्षकें जो हैं dxy, dyz, dxz, dx² y² dz²। तो पहले पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान है। क्यों समान है? नीचे लिखा है विलगित धातु आयन की ये डी कक्षकें हैं। विलगित धातु आयन की डी कक्षकों का मतलब है जब लिगेंड धातु आयन के संपर्क में या समीप नहीं आई है, यानी धातु आयन सेपरेट है, आइसोलेटेड है, तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान हैं। जैसे ही, अब यहां देखिए क्या लिखा है, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकें, तो जैसे ही लिगेंड एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के ऊपर से और जेड अक्ष के नीचे से धातु आयन को अप्रोच करेगी, तो पहले क्या होगा, सभी डी कक्षकें कुछ ना कुछ मात्रा में लिगेंड द्वारा प्रतिकर्षित होंगी। तो इसलिए पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई गई है। ऊर्जा अभी समान है, विपाटन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण से पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके बाद अभी मैंने आपको समझाया dxy, dyz और dxz, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच में होता है, जबकि लिगेंड अक्ष के ऊपर से आती है। इसलिए जिन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर होता है, किसमें होता है, dx² y² और dz² में, वो बिल्कुल लिगेंड के मार्ग में आती हैं और लिगेंड द्वारा बहुत अधिक प्रतिकर्षित होती हैं। इसलिए dx² y² dz² कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिन्हें हम ईजी कक्षकें कहते हैं, और ये लिगेंड के मार्ग में नहीं आती हैं, तो लिगेंड द्वारा ये प्रतिकर्षित नहीं होती हैं, जिससे इन डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और इन्हें क्या कहा जाता है, T2G कक्षकें। यानी यहां आपने देखा ये जो 5 डी कक्षकें थी, ये ऊर्जा युक्त दो तलों में विपाटित हो गई हैं। निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें, निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें कौन कौन सी, dxy, dyz और dxz। इन तीनों डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों के बीच में होता है और उच्च ऊर्जा की ईजी कक्षकें। अब यहां आप देख रहे हैं लिखा है डेल्टा जीरो या डेल्टा नोड कह सकते हैं आप इसको, या एक बार आप मानिए डेल्टा ओ। डेल्टा क्या है, जैसा दिख रहा है आपको अंतर है T2G और EG, T2G और EG कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल
क्या कहलाता है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। डेल्टा ओ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सी क्रिस्टल, एफ फील्ड, एस स्प्लिटिंग और ई एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो T2G और EG कक्षकों के मध्य का, T2G व EG कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल डेल्टा O कहलाता है, यानी क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहलाता है। यहां पे आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ध्यान से इसको नोटिस कीजिएगा कि जब D कक्षकें ऊर्जा युक्त दो तलों में विपाटित होती हैं, निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें और उच्च ऊर्जा की EG कक्षकें, तो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ये लाइन आप देख रहे हैं थोड़ी बड़ी है, और जो ऊर्जा की जो कमी दिखाई गई है जिस लाइन से, वो छोटी लाइन दिखाई गई है, यानी ऊर्जा में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक है, और जबकि ऊर्जा में कमी जो है वो तुलनात्मक रूप से कम है, यानी ऊर्जा में वृद्धि और ऊर्जा में कमी का अनुपात समान नहीं है। तो अनुपात अगर आप देखना चाहें तो ऊर्जा में वृद्धि होती है 0.6 डेल्टा ओ या डेल्टा जीरो, और कमी होती है 0.4 डेल्टा जीरो। यहां प्लस का मतलब है ऊर्जा में वृद्धि और माइनस का मतलब है ऊर्जा में कमी, और इन दोनों डिफरेंस को आप जोड़ दें 0.6 डेल्टा ओ और प्लस 0.4 डेल्टा ओ, तो ये हो जाएगा टोटल 1 डेल्टा ओ, या आप इसे डेल्टा ओ भी कह सकते हैं। यानी 0.6 डेल्टा जीरो और 0.4 डेल्टा जीरो दोनों का अंतर हो जाएगा T2G और EG के मध्य का कुल ऊर्जा अंतराल, जिसे हम डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसे क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। तो सरल शब्दों में एक बार मैं इसको आपको रिकैप करवा देता हूं। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार जब कोई अष्टफलकीय संकुल बनता है तो लिगेंड एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन के समीप आती है, जिससे धातु आयन की डी कक्ष के जो है वो ऊर्जा युक्त दो तलों में विपाटित हो जाती हैं, निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें और उच्च ऊर्जा की EG कक्षकें। T2G और EG कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल्टा O कहलाता है, जिसे क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इसका PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसके नोट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। अब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन इस CFT से रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को समझाइए। ध्यान से सुनिए, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को समझाइए। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप थ्योरी बताएंगे, अष्टफलकीय संकुल के बनते समय लिगेंड XYZ अक्षों के अनुदिश केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आती है, जिससे डी कक्षकें ऊर्जा युक्त दो तलों में विपाटित हो जाती हैं, निम्न ऊर्जा की T2G कक्षकें, उच्च ऊर्जा की EG कक्षकें। T2G और EG कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल्टा O कहलाता है, जिसे क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और इसका ये डायग्राम बना दीजिए। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो उस स्थिति में आपको केवल ये डायग्राम बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होती है, तो इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब